हेलो फ्रेंड्स, आज हम पढ़ते हैं एमिशन एंड अब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रा। तो सबसे पहले बात करते हैं एमिशन स्पेक्ट्रा की। तो सबसे पहले बात करते हैं इसकी डेफिनेशन से। द स्पेक्ट्रम ऑफ रेडिएशन एमिटेड बाय ए सब्सटेंस दैट हैज अब्जॉर्ब्ड एनर्जी इज कॉल्ड एमिशन स्पेक्ट्रम। इसका मतलब ये हुआ कि अगर हम किसी भी सब्सटेंस के ऊपर रेडिएशन एमिट करते हैं तो वो क्या करेगा, अब्जॉर्ब करेगा एनर्जी को और उसके बाद क्या कर देता है, एमिट कर देता है रेडिएशन को टू गेन स्टेबिलिटी। और वो जो रेडिएशन एमिट करता है उसी को हम क्या बोल देते हैं, एमिशन स्पेक्ट्रम बोल देते हैं। कल हमने पढ़ा था कलर स्पेक्ट्रा का, जो व्हाइट लाइट डिसोसिएट हो जाती है इनटू 7 डिफरेंट डिफरेंट कलर्स, उसी को ही हम क्या बोलते हैं, स्पेक्ट्रम बोलते हैं। अब यहाँ पे देखते हैं हम एमिशन स्पेक्ट्रम डिटेल में सीखते हैं कि क्या होता है एग्जैक्टली। देखिए, अगर हमें एमिशन स्पेक्ट्रम प्रोड्यूस करना है तो हम क्या करते हैं, सबसे पहले सैंपल के ऊपर हम क्या करते हैं, एनर्जी रेडिएट करते हैं। इसका मतलब हम उसको दो तरीके से एनर्जी दे सकते हैं, या तो उस सैंपल को हीट कर सकते हैं या फिर हम क्या कर सकते हैं, रेडिएशन दे सकते हैं। ठीक है, उससे होता क्या है, उस कंपाउंड के एटम्स में या मॉलिक्यूल्स के अंदर या फिर हम कहें आयंस में क्या होता है, एनर्जी अब्जॉर्प्शन होता है। यानी कि वो एटम्स, मॉलिक्यूल और आयन एनर्जी अब्जॉर्ब कर लेते हैं और उसके बाद क्या हो जाते हैं, एक्साइट हो जाते हैं। एक्साइट होने का मतलब ग्राउंड स्टेट से हायर एक्साइटेड स्टेट में चले जाते हैं। और उसके बाद जब वो वापस आते हैं अपनी ग्राउंड स्टेट में तो क्या करते हैं, रेडिएशन एमिट करते हैं। और हम उन्हीं रेडिएशन जो एमिट की हुई है उनको क्या कर लेते हैं, रिकॉर्ड कर लेते हैं। उन रेडिएशन का हम क्या करते हैं, वेवलेंथ रिकॉर्ड कर लेते हैं और उसी रिकॉर्डेड को हम क्या बोलते हैं, स्पेक्ट्रा बोल देते हैं। जो रेडिएशन एमिट हुई है उन्हीं को हम क्या कर लेते हैं, उनकी वेवलेंथ को रिकॉर्ड कर लेते हैं, जिसे हम क्या बोलते हैं, एमिशन स्पेक्ट्रा बोलते हैं। ठीक है, इसके बाद हम देखते हैं अब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रा क्या कहता है। देखिए, अब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रा क्या होता है, a continuum of radiation is passed through a sample which absorbs radiation of certain wavelengths. The missing wavelength which correspond to the radiation absorbed by the matter leave dark space in the bright continuous spectrum. देखिए, इसको ऐसे समझते हैं, मान लीजिए आपके पास ये है सैंपल और इस सैंपल के ऊपर आपने क्या किया है, एनर्जी या फिर हम कहें रेडिएशन एमिट किया है। और यहाँ पे जो है ये एक ब्राइट स्पॉट है। ठीक है, तो यहाँ से क्या होना चाहिए, बहुत सारी वेवलेंथ की क्या जा रही है, यहाँ से रेडिएशन जा रही है। ये सैंपल है, इस सैंपल के अंदर क्या है, हमारे एटम्स भी हैं, मॉलिक्यूल्स भी हैं और आयंस भी हैं। तो ये क्या करेगा, कुछ तो यहाँ पे रेडिएशन ऐसे जाएंगी, लेकिन यहाँ पे क्या हो जाएगा, एक डार्क स्पॉट हो जाएगा, क्योंकि ये जो सैंपल होता है पार्टिकुलर वेवलेंथ की रेडिएशन जो ये हैं उनको क्या कर लेता है, अब्जॉर्ब कर लेता है। ठीक है, तो यहाँ पे वो नहीं दिखाई देगा, यानी कि यहाँ पे डार्क दिखाई देगा। और यहाँ पे क्या दिखाई देगा, हमें एक वाइट या फिर हम कहें ब्राइट स्पॉट दिखाई देगा। तो यहाँ पे भी ऐसे दिखाई देंगे, हमें ब्राइट स्पॉट दिखाई देते हैं। तो हम इसको क्या कहेंगे, अब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रा कहेंगे, क्योंकि इस सैंपल ने उन रेडिएशन को क्या किया है, अब्जॉर्ब किया है। और अगर हम इसका स्पेक्ट्रम देखेंगे तो यहाँ पे हमें क्या दिखाई देगा, एक तो ब्राइट स्पॉट दिखाई देंगे लाइन के फॉर्म में, और उनके बीच में क्या दिखाई देगा, डार्क स्पॉट्स दिखाई देते हैं। ठीक है, इन बिटवीन देम क्या होता है, डार्क स्पॉट्स होता है, और इसी को हम क्या बोलते हैं, अब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रा। ठीक है, ये जो एमिशन स्पेक्ट्रा होता है और जो अब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रा होता है उनको हम स्टडी करते हैं स्पेक्ट्रोस्कोपी के अंदर। स्पेक्ट्रोस्कोपी के अंदर यूज करते हैं। स्पेक्ट्रोस्कोपी क्या होता है, एक तरह की टेक्निक होती है जिस टेक्निक के अंदर हम किसी भी सैंपल में क्या प्रेजेंट है, जैसे मान लीजिए हमारे पास जो इथीन होता है CH2 डबल बॉन्ड CH2, जैसे कि ये हमारा इथीन है, तो हमें कैसे पता चलता है कि कार्बन कार्बन में डबल बॉन्ड है और कार्बन हाइड्रोजन है, तो ये स्पेक्ट्रोस्कोपी से पता चलता है कि जो CH बॉन्ड होता है वो अलग जगह पे रेजोनेट करता है, यानी कि इसकी फ्रीक्वेंसी अलग आएगी, और ये C डबल बॉन्ड C जो है इसकी अलग आती है। बहुत सारी स्पेक्ट्रोस्कोपी होती है टेक्निक, जैसे कि NMR हो गई, UV हो गया, विजिबल हो गया, मास स्पेक्ट्रोस्कोपी हो गया, बहुत सारी स्पेक्ट्रोस्कोपी टेक्निक होती है। और ये स्पेक्ट्रोस्कोपी टेक्निक एमिशन स्पेक्ट्रा या फिर अब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रा के ऊपर बेस होती है। ठीक है, अब हम देखते हैं ये जो स्पेक्ट्रा हम इतनी देर से बात कर रहे हैं ये कैसे रिप्रेजेंट कैसे करते हैं, यानी कि ये दिखता कैसा है। देखिए, जैसे कि हमने अभी बताया कि वो जो स्पेक्ट्रा, अब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रा होता है, उसमें क्या दिखाई देंगे, हमें लाइन दिखाई देती है और उनके बीच में क्या दिखाई देगा, डार्क स्पेस दिखाई देता है। उन्हीं को हम क्या कहते हैं, लाइन स्पेक्ट्रा कह देते हैं या फिर एटॉमिक स्पेक्ट्रा। जैसे एक रफ आइडिया मैं दूं आपको, तो ये एक कंपाउंड का क्या है, स्पेक्ट्रा है, जिसके अंदर क्या है, ये जो लाइन दिखाई दे रही है हमें, ये तो वो पार्टिकुलर फ्रीक्वेंसी को अब्जॉर्ब की है, वो नहीं, अब्जॉर्ब नहीं, सॉरी, जो पास आउट हो गई थी, एमिट हो गई थी, वो है। और इनके बीच में क्या है, ये डार्क स्पेस है। इनके बीच में क्या है, ये डार्क स्पेस है। तो ये क्या हो गया, हमारा अब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रा हो गया। एक रफ आइडिया है, यहाँ से हमें पता लग सकता है कि ये लाइन स्पेक्ट्रा किस तरह का दिखाई देता है। अब ये जो लाइन स्पेक्ट्रा ये किसी न किसी कंपाउंड का है, जहाँ पे कंपाउंड में यहाँ पे रेडिएशन एमिट हो रही हैं और यहाँ पे ये जो स्पेस दिख रहा है यहाँ पे क्या रही है, अब्जॉर्ब हो रही हैं। इसकी हम बात करते हैं लाइन स्पेक्ट्रम ऑफ हाइड्रोजन की।
अब हाइड्रोजन के केस में हम कैसे सीखते हैं, देखिए सबसे पहले हाइड्रोजन को एक ट्यूब के अंदर लिया जाता है और गैस, पहले तो हमें पता होना चाहिए कि वो हाइड्रोजन जो होता है वो गैसियस फॉर्म में होता है। अब उस गैसियस फॉर्म जो हाइड्रोजन होता है उसमें हम क्या पास करते हैं, इलेक्ट्रिक डिस्चार्ज यानी कि इलेक्ट्रिसिटी पास करते हैं। अब इलेक्ट्रिसिटी पास करते हैं तो क्या काम करेगी, वो जो मोलिक्यूल H2 होता है उसको ब्रेक डाउन कर देती है। इसका मतलब डिसोसिएट हो जाएगा H2 मोलिक्यूल, किस में डिसोसिएट हो जाएगा, हाइड्रोजन हाइड्रोजन एटम के अंदर, यानी कि ये H2 किस में डिसोसिएट होगा, H+H में। अब ये हाइड्रोजन हाइड्रोजन एटम क्या करेंगे, ये जो इलेक्ट्रिकल डिस्चार्ज यानी कि इलेक्ट्रिसिटी हम प्रोवाइड कर रहे हैं यानी कि एक तरह से एनर्जी दे रहे हैं, तो ये एनर्जी को क्या कर लेंगे, अब्जॉर्ब कर लेते हैं। और एनर्जी अब्जॉर्ब करने के बाद क्या करते हैं, ये एक्साइटेड स्टेट में चले जाएंगे। और एक्साइटेड स्टेट में जैसे कि ये मान लो ग्राउंड स्टेट है और ये क्या है, एक्साइटेड स्टेट है, तो यहाँ पे हाइड्रोजन एटम का क्या रहेगा, इलेक्ट्रॉन, ये इलेक्ट्रॉन कहाँ चला जाएगा एनर्जी अब्जॉर्ब करके, ऊपर हायर एक्साइटेड स्टेट में। अब आपको पता है हायर एक्साइटेड स्टेट के अंदर ये इलेक्ट्रॉन जो है ये अनस्टेबल फील करता है और स्टेबिलिटी के लिए इसे वापस आना पड़ेगा। और जब ये वापस आता है तो क्या करेगा, यहाँ से इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन क्या करता है, एमिट कर देता है। ठीक है, और इन्हीं इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन जो एमिट करता है उसको हम एक तरह से रिकॉर्ड कर लेते हैं कि कितनी इसने एमिट की है और कैसे कैसे एमिट की है, जिसको हम क्या बोलते हैं, स्पेक्ट्रम बोलते हैं। ठीक है, द हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम कंसिस्ट ऑफ सेवरल सीरीज ऑफ लाइन, जैसे कि रफ आइडिया हमने पीछे लिया था एग्जाम्पल के तौर पे, उसी तरह से हमारे हाइड्रोजन की भी क्या आती है, सेवरल लाइन्स आती हैं। ठीक है, एक साइंटिस्ट था बाल्मर जो 1885 के अंदर एक बेसिक एक्सपेरिमेंट किया था उसने, और कुछ रिजल्ट इसने बताए थे कि जो स्पेक्ट्रल लाइंस होती हैं उनको एक्सप्रेस किया जाता है किस टर्म्स में, वेव नंबर की टर्म्स में, जो कि विजिबल लाइन के अंदर होती है। और उसने एक फॉर्मूला दिया था, जिस फॉर्मूले में उसने क्या कहा था कि जितनी भी स्पेक्ट्रल लाइंस हैं ये एक रिलेशन फॉलो करती हैं, और वो कौन सा रिलेशन है, जो न्यू बार है। न्यू बार क्या होता है हमारा, वेव नंबर, वो होता है 109677 मल्टीप्लाइड बाई 1/2² माइनस 1/n² सेंटीमीटर इनवर्स। जैसे हमें पता है वेव नंबर किस में आता है, सेंटीमीटर इनवर्स में आता है। और यहाँ पे जो n है, ये n कितना हो सकता है, 3, 4, 5 और इससे ज़्यादा भी हो सकता है। अब ये साइंटिस्ट ने दिया था तो ऑब्वियसली इसका नाम क्या होना पड़ेगा, बाल्मर सीरीज होगा, क्योंकि साइंटिस्ट ने अपनी छाप छोड़ दी यहाँ पे। ठीक है, इसके बाद एक स्वीडिश साइंटिस्ट आया जोहान्स रेडबर्ग, उसने क्या कहा कि ना कि ओनली बाल्मर मतलब जो सेकेंड n1 वहाँ पे 1/2² था, यानी कि वहाँ पे 2² ना होके दूसरा रिलेशन फॉलो करती हैं जितनी भी स्पेक्ट्रल लाइंस होती है हाइड्रोजन की। ठीक है, यानी कि उसने क्या कहा कि ऑल सीरीज ऑफ लाइन इन हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम कुड बी डिस्क्राइब्ड बाय द एक्सप्रेशन, यानी कि सारी लाइंस जितनी भी आएंगी, जैसे कि हम थोड़ी देर बाद में सीखते हैं कि कौन सी लाइन की बात हो रही है, वो सारी इस रिलेशन को फॉलो कर रही हैं। और वो रिलेशन क्या है, न्यू बार इज इक्वल टू 109677 मल्टीप्लाइड बाई 1/n1² माइनस 1/n2² सेंटीमीटर इनवर्स। यहाँ पे क्या है, हमारे पास n1 है और n2 है, ये n1 और n2 क्या है, हमारे इंटीजर्स हैं, और आगे हम जानेंगे कि क्या होते हैं, हमारे एनर्जी स्टेट्स होते हैं। अब ये n1 की वैल्यू क्या होती है, 1, 2, 3, 4, 5 ऐसे, और n2 क्या होगा, n1 से एक ज़्यादा। मान लीजिए अगर n1 1 है तो n2 क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा, n1 अगर 3 है तो n2 कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा, इस तरीके से। और ये जो कांस्टेंट वैल्यू हम बार बार बात कर रहे हैं 109677 सेंटीमीटर इनवर्स, इसको क्या कहते हैं हम, रेडबर्ग कांस्टेंट कहते हैं। ओके, उसके बाद हम देखते हैं कि जो पहली 5 लाइनें होती हैं वो कौन कौन सी होती हैं, जो हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम के अंदर जो डिफरेंट लाइंस आती हैं उनको हम नाम देते हैं, और वो क्या नाम है, सबसे पहले जो सीरीज होगी लाइंस की वो होगी लाइमन सीरीज, दूसरी होगी बाल्मर, पास्चन, ब्रैकेट एंड पी फंड। इसमें पी साइलेंट होता है, इसको हम फंड भी बोल देते हैं। इसको याद रखने का तरीका क्या है, LBP यानी कि L से लाइमन, बाल्मर, पास्चन, ब्रैकेट और फंड सीरीज। ठीक है, अब हम देखते हैं कि किस तरह की लाइन की ये बात हो रही है हमारी। सबसे पहले इस डायग्राम पे चलते हैं हम। देखिए यहाँ पे n = 1 पे, n = 1 पे डिफरेंट जगह से क्या हो रही है, ट्रांजिशन हो रहे हैं। ठीक है, जैसे कि यहाँ पे देखिए सबसे पहले n = 1 के बाद n = 2 है, फिर n = 3 है, 4, 5, 6 और इस तरह से इन्फिनिटी एनर्जी लेवल्स हैं ये। अब देखिए n = 6 से लाइन चल के सीधा कहाँ पर आ रही है, 1 पे, फिर 5 से कहाँ पे आ रही है, 1 पे, 4 से 1 पे, 3 से 1 पे, 2 से 1 पे, और ये लास्ट था 2 से 1 पे। तो इस तरह से जितनी भी लाइंस अगर हायर एक्साइटेड स्टेट पे n = 1 पे आ रही हैं, ट्रांजिशन यहाँ पे हो रहा है, तो इन सारी लाइंस को हम क्या कहते हैं, लाइमन सीरीज कहती है। और ये कौन सी रीजन में फॉल करती हैं, अल्ट्रावायलेट रीजन में। इसी तरीके से कोई भी लाइन हायर एक्साइटेड स्टेट से अगर n = 2 पे आती है तो उसको हम क्या कहते हैं, बाल्मर सीरीज। और ये बाल्मर सीरीज
इसलिए इम्पोर्टेंट है क्योंकि इसके अंदर जितनी भी रेडिएशन होती है वो सारी किस में आते हैं, विजिबल रीजन, मतलब हम यहाँ इसको देख सकते हैं, इसको इंटरप्रेट कर सकते हैं। जो n=3 पे जितने भी ट्रांजिशन हो रहे हैं, n=6 से लेके 3, n=5 से लेके 3, n=4 से लेके 3, ये सारी सीरीज ऑफ लाइन है, इनको हम क्या कहते हैं, पास्टन सीरीज कहते हैं। इस तरह से डिफरेंट डिफरेंट सीरीज हमारे पास जो हम देख सकते हैं। इसी तरह से यहाँ पे देखिए एक एनर्जी लेवल n=इन्फिनिटी दिया हुआ है, ठीक है। इसका मतलब क्या हो गया कि वो इलेक्ट्रॉन, पार्टिकुलर इलेक्ट्रॉन हाइड्रोजन एटम का न्यूक्लियस से बहुत ज़्यादा दूर है, ठीक है। ये हम थोड़ी देर में समझते हैं। तो हम सबसे पहले ये देखते हैं कि उनका रीजन कौन कौन सा होता है। तो लाइमन सीरीज जो होती है n=1 से लेके 2, 3, 4, 5, 6 एक्सेट्रा हो सकता है, लेकिन ये ध्यान रखना कि लाइमन सीरीज के अंदर n1 कितना होगा, 1 होगा, और n2 क्या होगा, 2, 3, 4, 5, 6 हो सकता है, जैसे यहाँ पे लाइन्स आपने देखी होंगी, ठीक है। अब इसका जो रीजन होता है, कौन से रीजन में फॉलो करती है सारी की सारी रेडिएशन, अल्ट्रावायलेट में। बाल्मर, ये इंपॉर्टेंट है क्योंकि सबसे पहले 1885 में बाल्मर ने ही बताया था, क्योंकि वो सारी रेडिएशन विजिबल रीजन में थी इसलिए उसको दिखाई देती। बाद में पता चला कि बहुत सारी स्पेक्ट्रल लाइंस होती हैं जो हमें दिखाई नहीं देती क्योंकि वो अलग अलग रीजन में फॉल करती हैं। बाल्मर सीरीज के अंदर क्या होता है, n1 की वैल्यू होती है 2 और n2 की वैल्यू क्या होती है 3, 4, 5, 6, और ये सारी की सारी रेडिएशन किस में करती हैं, विजिबल रीजन के अंदर। फिर पास्टन में 3 से 4, 5, 6, और ये सारी की सारी पास्चर के बाद जितनी भी होती हैं वो सारी की सारी सीरीज किस में आती हैं, इंफ्रारेड इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन के अंदर फॉल होती है। ओके, नेक्स्ट हम देखते हैं कि बोर मॉडल ऑफ हाइड्रोजन एटम में क्या पोस्टुलेट से उसने क्या बताया था। जैसे कि अब हम इस चैप्टर के अंदर क्या पढ़ रहे हैं, मेनली स्ट्रक्चर ऑफ एटम पढ़ रहे हैं कि एटम का स्ट्रक्चर कैसा हो। तो सब अभी यहाँ से शुरुआत हो जाती है मेन कंसेप्ट की कि हाइड्रोजन एटम का किस तरह से स्ट्रक्चर हम डील करते हैं। सबसे पहले नील बोर साइंटिस्ट थे जिन्होंने सबसे पहले क्वांटिटेटिव एनालिसिस किया था इसके बारे में, और हाइड्रोजन एटम के बारे में जानकारी दी थी, उसके एटम के स्ट्रक्चर की और इसके स्पेक्ट्रम की। तो सबसे पहले हम जानते हैं कि इसका मॉडल क्या था, इसका पोस्टुलेट क्या क्या थे इस हाइड्रोजन एटम को एक्सप्लेन करने में। तो सबसे पहला क्या था, सबसे पहला था इलेक्ट्रॉन जो भी होगा हाइड्रोजन एटम के अंदर वो रिवॉल्व करेगा, मोशन में करेगा, किसके चारों तरफ, न्यूक्लियस के चारों तरफ। जैसे कि अगर ये सेंटर में न्यूक्लियस बनाता हूं तो ये एक सर्कुलर पाथ में इलेक्ट्रॉन इस न्यूक्लियस के चारों राउंड क्या लगाएगा, मोशन में रहेगा, चक्कर लगाएगा, ठीक है। अब ये जो रहता है ना, इसका फिक्स रेडियस होता है एक बात, और दूसरा इसका न्यूक्लियस का और इस ऑर्बिट का एनर्जी क्या होता है, फिक्स होता है। ये एनर्जी क्या होती है, इसकी फिक्स होती है। और ये जो बाहर जो लाइन है, ये जो हमने सर्कुलर बनाया है, ये एक नहीं होता बल्कि इससे बहुत सारे होते हैं, और इनका सबका रेडियस कहाँ होगा, यहाँ से। इसलिए हम जितने भी सर्कल होते हैं इनको क्या कह देते हैं, कंसेंट्रिक सर्कल्स बोल देते हैं, ठीक है। अभी हम बात किससे कर गए हैं, एक और इस सर्कुलर पाथ की बात करें। अब पहले तो ये सर्कुलर पाथ था, बाद में इसको क्या नाम दिया, ऑर्बिट नाम दे दिया। इस सर्कुलर पाथ को क्या नाम दिया, ऑर्बिट्स। अब एक ही ऑर्बिट नहीं होता, इसके चारों राउंड और भी ऑर्बिट्स होते हैं। ओके, तो सबसे पहली बात ये थी कि जितने भी जो भी इलेक्ट्रॉन होगा वो न्यूक्लियस के चारों राउंड एक तो रिवॉल्व करेगा सर्कुलर पाथ के अंदर, और उसका रेडियस क्या रहेगा, रेडियस और एनर्जी दोनों क्या रहेंगे, फिक्स रहेंगे। और ये जो पाथ होते हैं इनको हम क्या कहते हैं, ऑर्बिट्स कहते हैं, या फिर स्टेशनरी स्टेट्स भी कहते हैं, और अलाउड एनर्जी स्टेट भी बोल देते हैं। यहाँ पे हम एक चीज़ मेंशन करते हैं, अलाउड एनर्जी स्टेट। ये एंड में हम डिस्कस करेंगे कि इसको हम क्यों जोर दे रहे हैं, ठीक है, अलाउड एनर्जी स्टेट। तो सेकेंड पोस्टुलेट था वो ये था, द एनर्जी ऑफ एन इलेक्ट्रॉन इन द ऑर्बिट डज नॉट चेंज विद टाइम। यानी कि जो एनर्जी है इलेक्ट्रॉन की उस ऑर्बिट के अंदर वो टाइम के साथ चेंज नहीं होती, मतलब सेम एनर्जी के साथ वो इलेक्ट्रॉन उस ऑर्बिटल में क्या करेगा, रिवॉल्व करेगा सेम एनर्जी के साथ। ये टाइम के साथ कभी भी चेंज नहीं हो सकती। बट अगर हम उस इलेक्ट्रॉन को, ये जो इलेक्ट्रॉन है यहाँ पे, अगर हम इस इलेक्ट्रॉन को बाहर से एनर्जी सप्लाई कर दें तो इतना हो सकता है कि ये एक स्टेशनरी स्टेट से दूसरे स्टेशनरी स्टेट में जा सकता है, ठीक है। ये हो सकता है कि हम इसको एनर्जी देते हैं दूसरे एनर्जी स्टेट में जा सकता है। अब ये दूसरे एनर्जी स्टेट जो होते हैं, एनर्जी स्टेट कह लें या स्टेशनरी स्टेट कह लें, उसमें वो अनस्टेबल फील करता है। तो स्टेबिलिटी के लिए क्या करेगा, वो नीचे आएगा, और नीचे आने के बाद क्या करता है, वो रेडिएशन एमिट करता है, जो हम बहुत बार पढ़ चुके हैं ये बात को, ठीक है। अब जब हम देखते हैं कि जैसे ये ग्राउंड स्टेट है और ये एक्साइटेड स्टेट है, यहाँ पे इलेक्ट्रॉन था, अब एनर्जी एब्जॉर्ब करने के बाद एक्साइटेड स्टेट में चला गया, एक्साइटेड स्टेट में अनस्टेबल फील करता है, वापस जब ये रिटर्न करेगा तो ये क्या करता है, रेडिएशन एमिट करता है। यहाँ पे क्या करता है, रेडिएशन एमिट करता है। अब ये जो रेडिएशन होती है
ये रेडिएशन क्या होती है, डिफरेंट डिफरेंट इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम में फॉल होती है और इनकी कुछ स्पेसिफिक वेवलेंथ भी होती है। तो हम इनकी फ्रीक्वेंसी, जो एमिटेड रेडिएशन उनकी फ्रीक्वेंसी निकाल सकते हैं। वो कैसे निकालेंगे, जो एनर्जी गैप होता है उन कंसेप्ट का यूज़ करेंगे। जैसे ये मान लीजिए E1 है, ग्राउंड स्टेट है, और ये क्या है, E2 है, यानी कि हायर एक्साइटेड स्टेट या कह ले हम हायर स्टेशनरी स्टेट। तो एनर्जी अब्जॉर्व करने के बाद E2 में चला जाएगा, E2 के बाद ये क्या आएगा, वापस E1 में आ जाएगा और यहाँ से एनर्जी क्या होगी, ये रिलीज हो जाएगी। ठीक है, अब ये जो फ्रीक्वेंसी होती है, ये किसकी फ्रीक्वेंसी, ये एमिटेड रेडिएशन की फ्रीक्वेंसी है। किसके बराबर होगी, डेल्टा E बाई एच। जो डेल्टा E है वो क्या है, द डिफरेंस बिटवीन एनर्जी बिटवीन E1 एंड E2। तो E2 क्या है, हायर एक्साइटेड स्टेट है, हायर एनर्जी का है, इसलिए हम E2 को पहले लिखेंगे क्योंकि ये ज़्यादा एनर्जी है, माइनस E1 जो कि कम एनर्जी, इसीलिए हम क्या कहते हैं, लो एक्साइटेड स्टेट, नहीं सॉरी लो एक्साइटेड नहीं, इसको ग्राउंड स्टेट बोलते हैं और इसको क्या बोलते हैं, हायर एक्साइटेड स्टेट बोलते हैं। तो हम इस तरीके से क्या निकाल सकते हैं, एमिटेड रेडिएशन की फ्रीक्वेंसी हम निकाल सकते हैं। और ये जो रिलेशन होता है इसको हम क्या बोलते हैं, बोर फ्रीक्वेंसी रूल बोलते हैं। नेक्स्ट, अब जैसे कि हमें पता है न्यूक्लियस के चारों अराउंड क्या करता है, इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व करता है। तो ये कौन सा हो गया, सर्कुलर मोशन हो गया। जहाँ भी सर्कुलर मोशन की बात आती है वहाँ पे क्या आ जाता है, उसका एंगुलर मोमेंटम की बात जरूर आएगी। तो इस इलेक्ट्रॉन का एंगुलर मोमेंटम हम किस तरीके से निकालेंगे, किसी भी पार्टिकुलर स्टेशनरी स्टेट में इलेक्ट्रॉन का एंगुलर मोमेंटम किस तरह से निकालेंगे, उसका फॉर्मूला क्या होता है, MVR। ये क्या हो गया, एंगुलर मोमेंटम। ME क्या है, मास ऑफ दैट पार्टिकुलर इलेक्ट्रॉन। V स्टैंड्स फॉर वेलोसिटी एंड R इज द वो स्टेशनरी स्टेट का रेडियस कितना है। जैसे ये न्यूक्लियस है और ये जो क्या है स्टेशनरी स्टेट है, इसमें इलेक्ट्रॉन क्या कर रहा है, रिवॉल्व कर रहा है। तो किस वेलोसिटी से कर रहा है, वो हो गया V। इसका मास कितना हो गया, वो होगा M। और इसका रेडियस कितना है, या न्यूक्लियस से लेके इस ऑर्बिट का रेडियस कितना हो गया R हो गया। ये किसके बराबर आएगा, N इंटू H/2π। यहाँ पे जो N है वो क्या है, 1 2 3, इस तरीके से N हो सकता है। ये डिपेंड करता है कि कौन सा ऑर्बिट में वो रिवॉल्व कर रहा है। तो यहाँ पे देखिए जितने भी ये क्या है कि 10 एन इलेक्ट्रॉन कैन मूव ओनली इन दोज ऑर्बिट्स, यानी कि इलेक्ट्रॉन उन्हीं ऑर्बिट्स में मूव करेगा जिनका इंटीग्रल मल्टीपल कितना होगा, H/2π। यानी कि उस इलेक्ट्रॉन का एंगुलर मोमेंटम H/2π के इंटीग्रल मल्टीपल में होना चाहिए। यानी कि 1H/2π, 2H/2π, 3H/2π, इस तरीके से इलेक्ट्रॉन का क्या होना चाहिए, एंगुलर मोमेंटम। मान लीजिए ये क्या है, ये हमारे ऑर्बिट्स हैं। अगर इस ऑर्बिट का 2H/2π आ रहा है तो इसमें इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व कर सकता है, इसमें ये कर सकता है अगर 1H/2π हो रहा है। मान लीजिए कोई ऐसा ऑर्बिट है जिसका एंगुलर मोमेंटम, उस इलेक्ट्रॉन का एंगुलर मोमेंटम कितना आ रहा है, 3/2H/2π। तो उस ऑर्बिट के अंदर वो इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व नहीं करेगा क्योंकि वो क्या रहता है, फॉरबिडन एनर्जी स्टेट कहेंगे उसको। ठीक है, इसीलिए हमने उस पर जोर दिया था। और ये हम कह सकते हैं कि जिनका भी जिन इलेक्ट्रॉन का एंगुलर मोमेंटम इंटीग्रल ऑफ H/2π होएगा वो ही क्या रहेंगे, अलाउड रहेंगे, और बाकी क्या रहेंगे, फॉरबिडन रहेंगे। ठीक है, अकॉर्डिंग टू बोर थ्योरी ऑफ हाइड्रोजन एटम। अब यहाँ पे कुछ इसके पॉइंट्स हैं, इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इनको हमें ध्यान में रखना है। सबसे पहला क्या है कि स्टेशनरी स्टेट्स जितने भी हमने डिनोट किए हैं, N=1 स्टेशनरी स्टेट, N=2 स्टेशनरी स्टेट, ये सारे जो N की वैल्यू हैं इनको हम क्या कहते हैं, प्रिंसिपल क्वांटम नंबर। जैसे प्रिंसिपल क्वांटम नंबर N=1, प्रिंसिपल क्वांटम नंबर N=2। अब इनको स्टेशनरी स्टेट ना बोल के हम क्या कहेंगे, प्रिंसिपल क्वांटम नंबर कहेंगे। दूसरा जो होता है, किसी भी स्टेशनरी स्टेट का हम रेडियाई निकाल सकते हैं। किसी भी स्टेशनरी स्टेट का रेडियाई कैसे निकालेंगे, Rn जो रेडियाई हो गया उसका n² इंटू A0। n क्या हो गया, प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, और A0 क्या हो गया, ये कांस्टेंट वैल्यू है 52.9 पिकोमीटर। जैसे कि फॉर एग्जांपल अगर मेरे को फर्स्ट स्टेशनरी स्टेट की रेडियस निकालना है तो कैसे निकालूंगा मैं, R1 N=1 रख दूंगा मैं, 1² मल्टीप्लाइड बाई 52.9 पिकोमीटर। इस तरह से R1 की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 52.9 पिकोमीटर। ये रेडियस हो गया फर्स्ट स्टेशनरी स्टेट का। इस R1 को हम क्या कहते हैं, बोर ऑर्बिट भी कहते हैं। ठीक है, अब हम बात करते हैं उस स्टेशनरी स्टेट के एनर्जी की। ये जो स्टेशनरी स्टेट है कौन सा होता है, ये न्यूक्लियस, और इसके चारों राउंड ये जो सर्कुलर पाथ है इसी को हम क्या कहते हैं, स्टेशनरी स्टेट कहते हैं। ठीक है, अब हम इस स्टेशनरी स्टेट की एनर्जी की बात करते हैं। तो एनर्जी कैसे निकालेंगे, En=- RH मल्टीप्लाइड बाई 1/n²।
आर एच क्या है, हमारा रेडबर्ग कांस्टेंट है, जिसकी ये जो कांस्टेंट होता है पहली बात, और इसकी वैल्यू क्या होती है 2.18 इंटू 10⁻18 जूल। और ये एन जो होता है प्रिंसिपल क्वांटम नंबर होते हैं, जिनकी वैल्यू क्या हो सकती है 1 2 3 4 5 एंड सो ऑन। इस तरीके से हम एनर्जी निकाल सकते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल अगर मैं फर्स्ट स्टेशनरी स्टेट की एनर्जी निकालना चाह रहा हूँ, तो जहाँ ये दिखे फर्स्ट स्टेशनरी स्टेट, इसका मतलब क्या हो गया ग्राउंड स्टेट, और फर्स्ट स्टेशनरी स्टेट का मतलब हो गया n इज इक्वल टू 1। तो जहाँ जहाँ n होगा फॉर्मूले के अंदर वहाँ हम 1 रख देंगे। तो इस तरह से हमारा क्या आ जाएगा, एनर्जी आ जाएगी फर्स्ट स्टेशनरी स्टेट की, जो कितनी हो जाएगी -2.18 इंटू 10⁻18 जूल। ओके, अगर मैं सेकंड स्टेशनरी स्टेट की एनर्जी निकालना चाह रहा हूँ तो क्या करूँगा, मैं जहाँ पे n की वैल्यू है वहाँ पे 2 रखता जाऊँगा मैं। जैसे E2 हो गया -2.18 इंटू 10⁻18 जूल मल्टीप्लाइड बाई 1/2 स्क्वायर, 2 स्क्वायर इज इक्वल टू 4। ये कैंसिल आउट होकर कितना आ जाएगा E2 -0.545 इंटू 10⁻18 जूल। इस तरीके से हम किसी भी स्टेशनरी स्टेट की एनर्जी निकाल सकते हैं। ठीक है, अब देखिए मान लीजिए कि किसी भी इलेक्ट्रॉन, कोई भी इलेक्ट्रॉन है वो न्यूक्लियस से इतना दूर है कि उसके ऊपर इन्फ्लुएंस ही नहीं कर पा रहा है, तो उस पार्टिकुलर केस के अंदर जो क्वांटम नंबर होगा, प्रिंसिपल क्वांटम नंबर होगा, इनफाइनाइट हो जाएगा, और उसे हम क्या कहते हैं आयनाइज्ड हाइड्रोजन एटम। जैसे मान लीजिए ये मेरे पास क्या है, एक ऑर्बिट है, इसके अंदर एक इलेक्ट्रॉन है। अगर मैं इस इलेक्ट्रॉन को इतनी दूर ले जाऊं कि इस न्यूक्लियस का कोई इन्फ्लुएंस नहीं हो सकता। देखिए जैसे यहाँ न्यूक्लियस के ऊपर कौन सा पॉजिटिव चार्ज, इलेक्ट्रॉन के ऊपर कौन सा नेगेटिव चार्ज, इनका मतलब इनमें दोनों में क्या रहेगा अट्रैक्शन। अगर मैं इस इलेक्ट्रॉन को इनफाइनाइट डिस्टेंस पे ले जाऊं तो इस न्यूक्लियस का इलेक्ट्रॉन पे कोई भी अट्रैक्शन काम नहीं करेगा, इसको हम कहते हैं इन्फ्लुएंस में ना होना। तो अगर ऐसा हो जाता है तो उस केस के अंदर वो जो पर्टिकुलर हाइड्रोजन एटम या हाइड्रोजन आयन होगा, पहली बात तो क्या, अगर इलेक्ट्रॉन वहां से निकल जाता है तो उसको हम क्या कहेंगे आयन कहेंगे। तो वो जो हाइड्रोजन आयन होगा उसको हम क्या कहेंगे आयनाइज्ड हाइड्रोजन एटम कहेंगे। ओके, तो सबसे पहले हम कह लें कि जो हम इनफाइनाइट जगह पे ले जा रहे हैं उसको हम क्या कहते हैं n इज इक्वल टू इन्फिनिटी। तो इस तरीके से क्या हो जाएगा, एनर्जी कितनी हो जाएगी उसकी, इसमें 0 एनर्जी हो जाएगी। ओके, अब हम देखते हैं नेक्स्ट पॉइंट। जो बोहर थ्योरी है वो बाकी जितने भी जो स्पीसीज होती हैं जिनमें एक इलेक्ट्रॉन होता है, जैसे कि हीलियम प्लस, लिथियम 2+, बेरिलियम 3+, इन सभी में एक एक इलेक्ट्रॉन है। जैसे कि हीलियम में टोटल कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं 2, बट एक पॉजिटिव चार्ज मतलब एक इलेक्ट्रॉन निकाला गया है, तो मतलब एक बच गया इसमें से। लिथियम में 3 होते हैं, +2 का मतलब हो गया 2 इलेक्ट्रॉन निकाल लिए तो भी इसमें एक बच गए। बेरिलियम में कितने होते हैं 4, इसमें से 3 निकाले तो कितने बच गए 1। यानी कि ये जितनी भी स्पीसीज यहाँ पे मेंशन की हुई हैं इन सभी स्पीसीज में क्या है सिंगल इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट हैं। तो इसका मतलब ये हाइड्रोजन की तरह बिहेव करेंगे। तो जो भी हाइड्रोजन की तरह बिहेव करने वाले स्पीसीज हैं उन सभी को हम क्या कहते हैं हाइड्रोजन लाइक स्पीसीज कहते हैं, और उनकी एनर्जी अभी हम निकाल सकते हैं। लेकिन उनमें थोड़ा सा डिफरेंस आ जाएगा, और वो डिफरेंस क्या है फॉर्मूले के अंदर, वहाँ पे सिर्फ 1/n² था, बट अभी क्या हो जाएगा z²/n² हो जाएगा। En is given by the relation En is equal to -2.18 into 10⁻18 multiplied by z² डिवाइडेड बाई n²। यहाँ पे z क्या है एटॉमिक नंबर है, और उसी तरह से रेडियस क्या हो जाएगा, रेडियस ऑफ एनी स्टेशनरी स्टेट इज गिवन बाई 52.9 n²/z पिकोमीटर। ये z जो है वो एटॉमिक नंबर हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद जो लास्ट पॉइंट है वो ये है कि हम ये जो रेडियस निकाल रहे हैं, एनर्जी निकाल रहे हैं, इसी तरीके से हम इलेक्ट्रॉन की वेलोसिटी भी निकाल सकते हैं किसी भी ऑर्बिट के अंदर।